आज से हम लोग एक नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में कम से कम आपका 3 से 4 क्लासेज आपका लगेगा। आज जो हम लोग कोरिलेशन शुरू करेंगे उसमें कोरिलेशन का बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे और उसके बाद आज दैट मीन्स आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका जो बेसिक पूरे प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कर लें और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। 3 क्लासेज में आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाएगा और थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कल होके जब आप रिसर्च करते हैं या कल होके यदि आप किसी मतलब कि क्या उसको बोलते हैं कि कहीं रिसर्च में प्रोजेक्ट करते हैं या कहीं इंटरव्यू देते हैं या कि किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उसके में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दोनों तरह के सवाल होते हैं, कुछ आपका थ्योरेटिकल होते हैं और कुछ आपका न्यूमेरिकल होते हैं। दोनों को पढ़ना हम लोग को ज़रूरी है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में समझे, पहले आपको बता दें कि कौन से बुक्स पढ़ेंगे। तो आप जो है स्टैटिस्टिक्स में एसपी गुप्ता की बुक है या अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उसी को रहने दीजिए, DH एल्हांस की बुक है। या अगर बेसिक कभी नहीं ठीक है तो बेसिक के लिए आप जो है NCERT या फिर आप जो है कोई रेफरेंस बुक चाहते हैं तो 11th का कोई बुक आप पढ़ लीजिएगा। इससे बेसिक चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये दोनों बुक्स में इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना आपके लिए क्या होगा, काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको रेफरेंस जानते हैं कि सर मेरा और रेफरेंस क्या होगा। क्योंकि आप तो जब भी देखिए कहीं आप पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो उसकी भूमिका बस 20 से 25% होती है, बाकी आपका 75% यानी कहिए कि भूमिका आपकी अपनी होती है, आपकी अपनी मेहनत क्या होती है। क्योंकि यहाँ तो 2-4 क्वेश्चन बताते हैं और जब पूछते हैं तो बताते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करते हैं घर पे तभी आपका बेसिक पार्ट आपका ठीक होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक। चूँकि हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा बताएंगे और लेकिन बेसिक जैसे कि सिंपल भाषा में हम अगर बात करें कोरिलेशन का, कोरिलेशन है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सहसंबंध, कोरिलेशन। तो अगर हम सिंपल इसकी बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, तो हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल कॉल्ड या इज कॉल्ड कर दीजिए कोरिलेशन को। जैसे हम बात करते हैं रिलेशन का तो रिलेशन में 2 वेरिएबल या 2 से अधिक वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, या मैथ में पढ़ते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, या पढ़ते हैं जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हम लोग पढ़ते हैं। दैट मीन्स इस तरह की चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको नोट कर लीजिए कि जो हमारा कोरिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 2 चीज़ हैं। सबसे पहले जो कोरिलेशन है ना, को रिलेशन, इसमें क्या देखते हैं, इसमें आप देखिए एक होता है पॉजिटिव को रिलेशन, एक होता है निगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन कैसे आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हाइयर द इनकम हाइयर डिमांड, लोअर द इनकम लोअर डिमांड। अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जाए
चेंज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। दोनों नोट कीजिए और हम दोनों बता भी देते हैं। लिखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव को है ना, व्हेन टू वेरिएबल्स moves in same direction is called positive correlation, पॉजिटिव कोरिलेशन। नोट कीजिए, when two variables moves in सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल देख हम बताते हैं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल समझिए। देखिए, जैसे हमारा x है, ये हमारा y है। x में क्या लेते हैं? मान लो x में हम यहाँ पर लेते हैं इनकम, यहाँ लेते हैं डिमांड। मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, इस तरह से हम लेते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या रहा है, हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका यदि हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से हम लेते हैं। मान ली इधर हमारा x है, इधर हमारा y है, ठीक है। तो लेते हैं ना 5, 10, इस तरह से हम लेते हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 10 है, 20 है, 15 है, इस तरह से है। 10, 15, 10, इसको ठीक कर लीजिए। 10, 20, 30, 40 और 50, इस तरह से है। अब दोनों को इस तरह से आप दिखला सकते हैं। 5 है तो 10 है, इस तरह से है ना। फिर देखिए इस तरह से डायग्राम आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती है। पढ़ते हैं ना इनका कि जब ये इस तरह ग्राफ कब आता है, जब इनकम और डिमांड में अगर हम बात करें, अगर इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम डिमांड लेते हैं, इधर हम इनकम लेते हैं, तो ऐसा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हायर द इनकम हायर डिमांड, लोअर द इनकम लोअर डिमांड, पढ़ते हैं हम लोग, हैं क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए हम लोग फिर दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन। दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव कोरिलेशन, मीनिंग्स ऑफ निगेटिव कोरिलेशन, मीनिंग्स ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स in opposite direction is called negative correlation।
जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे पढ़ते हैं हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। फिर इसको हम लोग समझते हैं, बैकाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इधर हम लोग इसको हटा दीजिए, अपने में दूसरा बना लीजिए। इसको हटा देते हैं। जैसे इधर आप लेते हैं क्या, इधर लेते हैं x, इधर लेते हैं y, और इधर लेते हैं, मान लिया कि यहाँ लेते हैं प्राइस, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी डिमांड। कुछ ले सकते हैं, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, यहाँ है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे डिमांड हमारा बढ़ रहा है। तो प्राइस घटने के साथ डिमांड बढ़ता है, तो हमारा रिलेशन क्या है? हमारा आपका रिलेशन जो है नेगेटिव रिलेशन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। देखिए क्या लिखे हम लोग लिखे हैं यहाँ कि व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अगर बढ़ता है दूसरा घट रहा है, यानी एक घटता है दूसरा बढ़ता है। क्लियर है? तो इसका भी अगर इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, इसका भी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप सीख गए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, बताए हैं बहुत बार। बना लीजिए डायग्राम। तो डायग्राम बनाइएगा तो आपको ग्राफ जो है, इधर अगर प्राइस लेते हैं, इधर क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, डायग्राम बनाइएगा तो डायग्राम आपका इस तरह से आपको आएगा। क्लियर है? ये आपका हो गया नेगेटिव कोरिलेशन, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों हो गया। उसके बाद है लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, लिखिए, क्या लिखिएगा? लीनियर, लीनियर कोरिलेशन, when two variable changes, when two variable change in equal proportion, है ना, is called linear correlation, लीनियर कोरिलेशन। दोनों के एग्जाम्पल ही बताएंगे। और दूसरा क्या है? नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, when two variable does not change in equal proportion called non-linear correlation, है ना, non-linear कोरिलेशन, है ना। दोनों एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा ये रिलेशन, उसके बाद पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, और लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे और यहाँ से देखते हैं। फिर ये हो गया लीनियर, बता लेंगे अलग से। ये हो गया नॉन लीनियर। जैसे देखिए, जैसे मान लिया एक P है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड या X है और यहाँ Y है, ले सकते हैं। जैसे देख रहे हैं 10, 8, 6, 4, 2, यहाँ 5, 10, 15, 20 और 25।
तो हम क्या देख रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है वो इसका इक्वल ही है। जैसे 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, तो देख रहे हैं कि हमारा एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में आपका चेंज हो रहा है। अगर हम इस तरह से देखें, अगर चेंज इस तरह से हो, है ना, चेंज अगर इस तरह से हो, जैसे देखें यहाँ भी सेम चीज़ लेते हैं, यहाँ प्राइस है ना, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, मान लिया। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 5 है, तो यहाँ अगर हो 7, फिर आपका हो 8.5, फिर आपका हो 9.2, फिर आपका हो, है ना, इसी तरीके से हो 15.7। तो इस तरह से अगर चेंज होता है तो हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है? तो इसका जब डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम आपको इस तरीके से आएगा, झिकझैक तरफ क्या आएगा, इसका जो डायग्राम बनाते हैं इसका डायग्राम इस तरह से आपको आएगा। डायग्राम बनाना जानते हैं, एक्स और वाई को रखिएगा, ये सीधी रेखा आएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा आपको आएगा। तो लीनियर, इसको एग्जाम पर लिख लेते हैं, तो हो गया लीनियर कोरिलेशन। ये क्या हो गया? नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर? नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है? अब 2 चीज़ और है बचा हुआ। एक है जिसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन, और एक है जिसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। 2 चीज़ और है, तो नीचे लिखिए आप, है ना, पहले लिखिए सिंपल कोरिलेशन, अंडरलाइन कीजिए, सिंपल कोरिलेशन अंडरलाइन कीजिए, लिखिए when correlation implies the a study of relationship between two variable only is called simple correlation, such as price and demand relationship, इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप, etc, है ना। जब 2 वेरिएबल के बीच में स्टडी किया जाता है तो हम लोग इसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसे हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, है ना। लेकिन यदि 3 या मोर देन 3 वेरिएबल का अध्ययन एक साथ किया जाता है, साइमल्टेनियस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो लिखो, नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन, नोट कीजिए। उसके बाद बताएंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। व्हेन रिलेशनशिप अमॉन्ग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल is studied simultaneously is called multiple correlation. जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक हम पढ़ते हैं क्या कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ये भी है, और हम ये भी पढ़ते हैं डिमांड फंक्शन में कि डिमांड फॉर एक्स द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, है ना, डिमांड द फंक्शन ऑफ इनकम, डिमांड ऑफ फंक्शन ऑफ वेदर, डिमांड द फंक्शन ऑफ टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं YDN।
एक ही साथ यदि कंज्यूमर की इनकम बदल जाए, भविष्य में लगे और भी इनकम कमने वाला हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं बढ़ने वाला हो, तो क्या होगा? जैसा कि कोविड में हुआ था कि लोगों की इनकम भी बढ़ गई थी, लोगों का टेस्ट भी बदल गया था, लोगों का लग रहा था कि भाई इन फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड इनकम नहीं रहने वाला नहीं है, कब तक रहेगा समस्या पता नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारा किसी तरह सरकार की तरफ से हमारा बढ़ने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, 3 और मोर देन 3 वेरिएबल का अध्ययन अगर एक साथ किया जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे हम जब रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि आज हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिक्लाइन कर गया, तो इसमें सिर्फ एक ही दोषी नहीं है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। बिहार में या किसी भी विश्वविद्यालय का हमारा पूरे भारतवर्ष में विगत कुछ वर्षों में हायर एजुकेशन का क्वालिटी घटा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये हम देखते हैं कि कोविड के कारण भी जो है हमारा स्टूडेंट का पढ़ने का जो रुझान है बढ़ा है, पढ़ने का रुझान बढ़ा है, लेकिन मेहनत वो कम नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि पहले आप लोग जो विद्यार्थी हैं खुद से नोट्स बनाते थे, PDF को कोई चक्कर नहीं था, तो अब जो है अब स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत टीचर को करना पड़ता है। पहले उसको पढ़ाने के लिए तैयार होइए, उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल बनाइए, अब स्टडी मटेरियल उसके बाद हो गया तो आप क्वेश्चन आंसर ही बना दिए सर, तो बच्चे क्या करेंगे भाई? तो बच्चे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो उसका बौद्धिक विकास कितना अधिक होगा? नहीं होगा। इसलिए मैंने एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, मैं आप सभी को बोल नहीं रहा हूँ। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री का मतलब इसे हिंदी का श्रेणियाँ, जो कोरिलेशन का श्रेणी क्या क्या है। तो अगर इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब +1 या -1, तो हम लोग जिसको सिंपल क्या कहेंगे? चलो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग दे देते हैं, एक टेबल से बता देते हैं। लिखिए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इस तरह का फिर टेबल बना लीजिए, इसमें हम लिखा देते हैं, है ना? ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। लिखिए, तो एक तरफ लिखिए, सबसे पहले लिखिए डिग्री, और दूसरा तरफ लिखिए परफेक्ट, है ना, निगेटिव और पॉजिटिव। देखो हम लोग लिखेंगे डिग्री पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो 4 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए 1, ये हमेशा याद रहेगा, इसमें पहला लिखिए डिग्री में परफेक्ट है ना? देखो परफेक्ट है, हाई है, मॉडरेट है, परफेक्ट है, हाई है, मॉडरेट है, लो है, 0 है। परफेक्ट कब है? जब इसका वैल्यू एकदम +1 होगा या -1 होगा। 0 कब है? जब इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, 2 तो याद हो गया। हाई कब है? तो इसका वैल्यू जब 1 से लेके, यानी कि +0.75 से लेके, देखो +0.75 टू 1, यहाँ -0.75 टू -1। ठीक है, उसका 2 हो गया। अब इसमें एक बच गया है बिटवीन 0.25, है ना? लिखिए बिटवीन +0.25 टू 0.75। उसके बाद है माइनस -0.75 और है 0.5, है ना? 0 से 0.25, 0 टू +0.25,
माइनस, यानी कि यहाँ भी है 0 2 माइनस 0.25। उसके बाद ए आपका हो गया डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, कि अगर वैल्यू ए आएगा तो क्या कहेंगे, वैल्यू इतना आएगा तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि जो दो वेरिएबल्स में नेबर बनाए कि ए परफेक्ट कोरिलेशन है कि हाई कोरिलेशन है या मॉडरेट है, क्या है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। एक तो है भाई स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल्स पियर्सन मेथड, और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारा चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि कार्ल पियर्सन मेथड उसके नेक्स्ट में, यानी कि 2 वीडियो में होगा। उसके बाद हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन पर डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। बेसिकली आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ, और जो मैंने बुक्स रेफ़र किया उसमें जाकर देखिए, अब आपका जो समझ में टॉपिक आएगा। बेसिकली जब कोई टॉपिक पर एक बार डिस्कशन हो जाता है तो स्टूडेंट उसे खुद भी पढ़ने में इंटरेस्ट जगाते हैं, क्योंकि बेसिक्स इसमें आज आपने जो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म जो बहुत ही सिंपल था आप सीख गए होंगे, और आपको इंटरेस्ट पढ़ने में आएगा। अगला क्लास हम जब बता देंगे तो पूरी तरीके से दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई क्लासेज मिस ना करें। आज यहीं तक रखिए, धन्यवाद।